अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं इंडक्शन मशीन में। तो यहाँ पे हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है स्लिप। अब थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे। अब स्लिप क्या होता है? स्लिप का हमारा फॉर्मूला होता है एन एस हमारी सिंक्रोनस स्पीड, एंड एन आर हमारा रोटर स्पीड, एंड एन एस। तो ये हमारा फॉर्मूला है। स्लिप क्या होता है? हमारा जो रोटर स्पीड होता है, रोटर स्पीड कभी भी हमारा सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं हो सकता। तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच हमारा जो डिफरेंस होता है उसी को हम स्लिप कहते हैं। स्लिप क्या होता है? मतलब जो हमारा रोटर स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड के बीच में जो डिफरेंस है एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस स्पीड, उसी को हम स्लिप कहते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा रिप्रेजेंट करने का वे है एज ए फ्रैक्शन ऑफ एन एस, कि हमारा कितना डिफरेंस है सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड में एज ए फ्रैक्शन ऑफ एन एस। तो इसी को हम स्लिप कहते हैं। एंड यहीं पे, एंड ये हो गया हमारा स्लिप। इसको हम सिंक्रोनस स्पीड, इसको हम रोटर स्पीड कहते हैं। हमारा जो रोटर स्पीड हमेशा स्लिप से हमारा कम ही होगा, मतलब जो हमारा एन आर है वो हमेशा लेस देन होगा हमारा एन एस से। तो हमारा स्लिप हो गया। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारा टिपिकल स्लिप होता है वो हमेशा 2 to 5% रहता है। ये हमारा प्रैक्टिकली हो गया, 2 to 5% रहता है हमेशा स्लिप। तो अब हम जानते हैं कि वाई हमारा, क्यों हमारा जो स्लिप है हमेशा, क्यों हमारा जो रोटर स्पीड है वो हमेशा लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होगा, क्यों? तो जो इसका वाई है, इसका रीज़न है, वो हम जान लेते हैं। होता क्या है कि अगर रोटर स्पीड है, अगर अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेगा तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर्स को कट नहीं करेगा, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और टॉर्क जीरो हो जाएगा। इसी वजह से रोटर की स्पीड ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम होती है। मतलब मैं थोड़ा सा और ब्रीफ में बता देता हूँ। होता क्या है कि अ, अ, जब भी जो रोटर है, जैसे कि जो हमारा रोटेटिंग आरएमएफ है, आरएमएफ जो हमारा रोटेट कर रहा है हमारा सिंक्रोनस स्पीड से। अब इंडक्शन मशीन में क्या होता है, जो रोटर की स्पीड होती है, हमारा रोटर है, रोटर 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 की स्पीड के एनआर, अभी एनआर इसको चेस कर रहा होता है। मतलब इसका जो रोटर पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये फ्लक्स इस एनएस रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से इंटरेक्ट करता है, एंड देन तब जाके एक हमारा रोटेटिंग एक्शन जनरेट होता है और एक स्पीड जनरेट होती है रोटर के अंदर। तो हमेशा जो रोटर 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 है वो हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको चेज कर रहा होता है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड को चेज कर रहा होता है। एंड अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो भी रोटर है, रोटर स्पीड हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया स्टेटर स्पीड से। तो इसका मतलब क्या है, जो रोटर का फ्लक्स है, रोटर के फ्लक्स की स्पीड है वो स्टेटर के फ्लक्स की स्पीड के बराबर हो गया। मतलब आर एम एफ का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का स्पीड है ये भी बराबर हो गया। अब मतलब क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जो रोटर कंडक्टर है, मतलब थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो, ये रोटर कंडक्टर है, एंड रोटर कंडक्टर बिल्कुल सेम स्पीड में घूम रहा है एज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो? तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के बराबर जो रोटर है वो मूव कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो रोटर है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है आरएमएफ, इस रोटर के कंडक्टर को कट नहीं करेगा। और जब तक आरएमएफ रोटर के कंडक्टर को कट नहीं करेगा तो हमारा कोई भी करंट इस कंडक्टर के अंदर नहीं प्रोड्यूस होगा, कोई भी ईएमएफ यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। एंड अगर ईएमएफ और करंट यहाँ पे जनरेट नहीं होगी तो यहाँ पर कोई भी रोटेटिंग एक्शन जनरेट ही नहीं होगा, और हमारा इवेंचुअली क्या होगा, हमारा टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हमारा टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो रोटर स्पीड है वो भी एक तरीके से जीरो की कगार पे आने की कोशिश करेगा, वो भी धीरे 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 करके डिक्रीज करना चालू कर जाएगा इफ अगर हमारा रोटर स्पीड हमारा सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए। इसलिए कभी भी इंडक्शन मशीन के अंदर कभी भी जो रोटर की स्पीड है वो बराबर नहीं होती सिंक्रोनस स्पीड, यही एक रीज़न है। अब इसको वापस एक और बार लास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता क्या है कि जब भी रोटर की स्पीड रोटर की स्पीड अगर स्टेटर की सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी, तो जो रोटर फ्लक्स है और स्टेटर फ्लक्स है इनके बीच में भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा। एंड जब तक इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो जो हमारा रोटर फ्लक्स है, अब कंडक्टर एंड रोटर फ्लक्स तो आपस में स्टेशनरी हो गए ना, रिलेटिवली स्टेशनरी हो गए ना। तो अब इन कंडक्टर को कट करेगा कौन? अब इस कंडक्टर के अंदर कोई भी वेरिएबल फ्लक्स नहीं कट करेगा तो वहाँ उसके कारण कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, और ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। एंड अगर फ्लक्स जनरेट नहीं होगा तो कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा, क्योंकि अब रोटर के अंदर कोई फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा जो कि इस आरएमएफ के साथ इंटरेक्ट करे, और जब तक इंटरेक्शन नहीं होगी तब तक हमारा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा।
एंड एक बार टॉर्क जीरो हो जाएगा तो हमारा स्पीड इवेंचुअली डिक्रीज करना चालू कर देगा, एंड वो क्या पता हमारा जीरो भी हो जाए। तो इसलिए हमारा रोटर की स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होती, ये इसका रीज़न है। तो अगर मैं ऐसे एक डेफिनेशन में बोलूँ तो तुम लिख सकते हो, अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेगा तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर्स को कट नहीं करेगा, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और टॉर्क जीरो हो जाएगा। इसी वजह से रोटर स्पीड ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम होती है, मतलब ये तुम अलग से लिख सकते हो अपने नोट्स के अंदर। तो ये हमारा स्लिप हो गया। एंड हमारा टाइप्स ऑफ इंडक्शन मशीन, पहले तो जो टाइप्स ऑफ इंडक्शन मशीन मैंने बताया था रोटर के बेसिस पे, बट यहाँ पे हम थोड़ा एक और टाइप से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एंड वो है सप्लाई बेसिस पे। तो हमारे पास क्या थ्री फेज इंडक्शन मशीन होती है और एक होता है सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। बट इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मशीन थी वो ज़्यादा यूज़ होती है, एंड जो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन होती है वो ज़्यादातर हमारा हाउस होल्ड्स के अंदर यूज़ होती है, ऐसे फैंस हो गया या पंप हो गए, मोटर पंप हो गए, वो सब। तो उसमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ऐसे वॉशिंग मशीन हो गया, तो इन सब में ज़्यादा यूज़ होते हैं। बट इंडस्ट्रीज़ में थ्री फेज इंडक्शन मशीन ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे हमारा एलिवेटर्स वगैरह में हो गया। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्री एप्लीकेशंस, पंप्स, कंप्रेसर, कन्वेयर्स बेल्ट, कन्वेयर्स, एंड जो सिंगल सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है, फैंस, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब में। अब क्या होता है, अब थोड़ा सा और डिस्टिंग्विश कर देते हैं। जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मशीन होता है, जो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो जीरो होता है, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क नोट वो स्टार्टिंग टॉर्क इसका जीरो होता है, मतलब ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती, सेल्फ स्टार्टिंग सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। एंड वही जो थ्री फेज इंडक्शन मशीन होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क है वो जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग टॉर्क होता है, मतलब वो एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। तो इसके बारे में तो थोड़ा अच्छे से डिस्कस करूँगा, एंड इस नोट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए हम इस पे फोकस करते हैं, ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है, ठीक है। एंड इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, तो रजिस्टिव स्टार्ट एंड एक होता है कैपेसिटिव स्टार्ट, ठीक है। तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी तो हम फोकस करेंगे इस थ्री फेज इंडक्शन मशीन के ऊपर। तो अब एडवांटेज ये कि इंडक्शन मशीन की एडवांटेज ये है हमारे पास कि सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, इसका मेंटेनेंस इससे कम होती है एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस मशीन, लो कॉस्ट होता है, रिलायबल होता है, और कम्यूटेटर नहीं होता हमारे इंडक्शन मशीन के अंदर। तो ये सब बेनिफिट्स हैं, ये तुम साइड में लिख सकते हो। एंड थोड़ा डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं उसके। तो डिसएडवांटेज ये है कि स्पीड कंट्रोल इसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो स्टार्टिंग टॉर्क इसका लो होता है, स्क्विरल केज के अंदर जैसे तुम स्क्विरल को उसके देख सकते हैं, इसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो लो होता है, ठीक है। एंड वही जो स्टार्टिंग में मैंने मतलब फर्स्ट वीडियो में जो बताया था कि रिएक्टिव पावर कंजम्पशन इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम एज अ जनरेटर यूज़ नहीं करते, तो इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये हो गए थोड़े छोटे मोटे पॉइंट। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं एक बार। सॉरी, इसका एक बार हम इक्विवेलेंट सर्किट देख लेंगे, एंड थोड़ा उसके अंदर वो पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेंगे, एंड इस वीडियो को तब हम वाइंड अप करेंगे। तो अभी हम इसका पर फेज इलेक्ट्रिकल मॉडल डिस्कस कर लेते हैं, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा इंडक्शन मशीन होती है थ्री फेज वाली, एंड ये पर फेज पे बात चल रहा है, मतलब एक ही फेज का इलेक्ट्रिकल सर्किट मैं बना के दिखाऊंगा, वही हमारा सेम फेज मतलब बाकी दो फेजेस के लिए होता है। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट है इसका बिल्कुल ऑलमोस्ट रिजेंबल करता है हमारे ट्रांसफार्मर से। सो चलो बनाते हैं जरा कैसे दिखता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा एक ये हमारा स्टेटर रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा स्टेटर रेजिस्टेंस हो गया जिसे हम R1 कह रहे हैं, ये हमारा स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस हो गया जिसे हम क्या कह रहे हैं JX1। एंड ये हमारी नो लोड ब्रांचेस आ गई हमारी, इसे हम नो लोड ब्रांचेस कहते हैं। इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस जिसे हम क्या कहते हैं JXM कह रहे हैं। एंड ये हमारा हो गया कोर कोर का जो भी लॉस हो रहा है उसका जो रेजिस्टेंस, जो भी कोर के अंदर जो भी लॉसेस हो रहे हैं उसको जो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डाल रखा है, उसको जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं RC। तो उन लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये RC। मतलब थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे। RC, यह क्या हमारा स्टेटर साइड,
ये हमारा स्टेटर का रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, ये नो लोड कंपोनेंट जिसमें ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, एंड ये हमारा लॉस वाला कंपोनेंट है जो कि लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अब हम रोटर साइड देख लेते हैं। रोटर साइड में क्या होता है कि ये हमारा रोटर लीकेज रिएक्टेंस है जिसे हम JX2 डैश बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेफर टू प्राइमरी हो रहा है। एंड ये हमारा रोटर रेजिस्टेंस हो गया जिसे हम R2 डैश कह रहे हैं। एंड ये एक और रेजिस्टेंस हो गया जिसे हम कहते हैं R2 डैश बाय S 1 माइनस S, मतलब भी बताऊंगा क्या चल रहा है। तो थोड़ा इसे मेमोराइज करने की कोशिश करो। थोड़ा सा गलत, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अब ये भी हो गया, तो इसे थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इस वाले को बोलेंगे हम, इस वाले को हम बोलेंगे V1। एंड जो ये क्या है, हमारा E1 है। E1 हमारा किसके बराबर है? E1 हमारा बराबर है, इसको हम बोल देंगे E2 डैश, ठीक है। तो हमारा E1, जो E1 है वो बराबर है E2 डैश के। थोड़ा सा और पैरामीटर्स देख लेते हैं, तब इस मॉडल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये हो गया E1 बाई E2, जो कि किसके ए के बराबर, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडक्शन, क्या बोलते हैं, रिडक्शन फैक्टर, इसे बोलते हैं हम रिडक्शन फैक्टर। मतलब ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सब इंटरव्यू पर्सपेक्टिव पे ही है। एंड क्या है कि जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे स्टेटर फ्रीक्वेंसी, तो अगर हम इसे F1 मान लेते हैं तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी F2, जो कि क्या है S F1 के बराबर होगा। तो हमारा रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी, रोटर के अंदर जो भी EMF इंड्यूस होगा वो इस फ्रीक्वेंसी पे इंड्यूस्ड होगा। एंड जो भी हमारा E1 है, E1 हमारा क्या होगा, √2 पाई F1 फाई N1 के W1। ये सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट कांस्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, एंड ये हमारा फ्लक्स हो गया, एंड ये हो गया हमारा ये स्पीड हो गया हमारा, एंड ये हमारा, ये भी हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। एंड E2 भी यही, E2 भी सेम होता है, √2 पाई F2 फाई एंड के ओमेगा 2। ये मेरा बताने का पर्सपेक्टिव ये है कि कभी कभार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि E1 की वैल्यू क्या है एंड E2 की वैल्यू क्या है, तो ये भी तुम्हें याद करनी पड़ेगी। एंड E1 पर E2 हमारा डिडक्शन फैक्टर होता है। एंड जो R2 हो गया हमारा, R अभी के R2 डैश क्या हो गया हमारा, A स्क्वायर RS। एंड X2 डैश हमारा क्या हो गया, A स्क्वायर X/2, ठीक है। एंड अब क्या है कि E1 क्या है, E1 किसके बराबर है, E2 डैश के बराबर है। E1 किसके, एंड E1 किसके बराबर है, E2, ठीक है। E1 बराबर है हमारा E2, तो इसको हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो E2 डैश क्या हो जाएगा, E2 डैश क्या हो जाएगा हमारा E2। तो यहाँ पे A स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है, तो ये भी तुम्हें थोड़ा देखने रिमेंबर करने की कोशिश करो, मतलब हो सके तो ट्राई भी कर लेना, बट याद भी कर सकते हो तो ज़्यादा बढ़िया बात है। मेन ये तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कभी बार पूछ लिया जाता है। मेन फोकस हमारा है इस इक्विवेलेंट मॉडल पे, इसको अच्छे से समझना, इसको जो जितनी अच्छे से समझ सकते हो उतनी अच्छे से समझो, तो वही हम डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा रोटर साइड पे जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए R2 डैश बाय S के बराबर। हमेशा रोटर रोटर के साथ जो जितना भी रेजिस्टेंस है वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हमारे इक्विवेलेंट मॉडल में, एंड अब ये तुम देख सकते हो कि ये R2 डैश है, एंड R2 डैश हो गया, एंड प्लस करेंगे इसे हम, तो ये हो गया R2 डैश बाय S माइनस R2 डैश। तो R2 से डैश से R2 डैश कट गया, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा एक कांस्टेंट, मतलब कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है इस रोटर साइड पे वो R2 डैश बाय S के बराबर है। इसलिए इसको मैंने बांट के क्यों लिख रखा है वो भी बताता हूँ। तो डिस्कस करते हैं यहाँ से, कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्या है कि स्टेटर साइड में ये रेजिस्टेंस, स्टेटर रेजिस्टेंस है, ये लीकेज रिएक्टेंस है, तो इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। मेन बात है हमारे नो लोड ब्रांच में। अभी नो लोड ब्रांच हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस शो करती है कि अब ये, इसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। यहाँ पे कुछ करंट भी होते हैं, इसे नो लोड करंट बोलते हैं, ये बढ़ जाते हैं हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट में, एंड जो लॉस हो रहे हैं उसके अंदर। तो IC
तो ये हो गया आई नोट, ये हो गया आई एम। अब जो मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस का मतलब क्या है, जब भी कोई भी मशीन हो, चाहे वो हमारा ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो हमारा इंडक्शन मशीन हो, चाहे कोई से भी हो जो कि एसी करंट में वर्क कर रही है, तो उसके अंदर एक प्रॉपर फ्लक्स स्टेब्लिश होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। प्रॉपर प्रॉपर फ्लक्स एंड प्रॉपर वोल्टेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारा, जैसे ट्रांसफार्मर का एग्जांपल है, ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर जब तक प्रॉपर फ्लक्स हमारा लिंकेज नहीं होगा, प्रॉपर वोल्टेज हमारा सेटअप नहीं होगा, तब तक हम उसके अंदर डिजायर्ड आउटपुट नहीं ले सकते, तब तक हम उसके अंदर स्टेप अप या स्टेप डाउन परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यही सेम चीज़ हमारा इंडक्शन मशीन के अंदर भी इस्तेमाल होती है। जब तक हम स्टेटर एंड रोटर के बीच में जो एयर गैप है, उसके बीच में एक प्रॉपर फ्लक्स स्टेब्लिश नहीं हो जाता, तब तक हमारा जो इंडक्शन मशीन है वो वर्क नहीं करेगा। तो इसी को रिप्रेजेंट हम करते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट से। ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, जो कि हमारा बता रहे जो कि हमें बता रहा है कि हमारा मशीन के अंदर एक ऑप्टिमल फ्लक्स हमारा स्टेब्लिश हो गया है, जो कि जिसके कारण क्या है कि हम प्रॉपर आउटपुट ले सकते हैं, मैकेनिकल आउटपुट ले सकते हैं, या प्रॉपर वर्क जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो यही होता है हमारे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स का इम्पोर्टेंस, कि ये हमारा एक तरीके से जो मशीन की वर्किंग में हेल्प करता है। मशीन के अंदर जो प्रॉपर फ्लक्सेस एंड वोल्टेज है उनको स्टेब्लिश करने में हमारा हेल्प करता है। मेनली जो प्रॉपर फ्लक्स वगैरह है उसको हेल्प करने में, उनको स्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, मतलब रिएक्टिव पावर डेवलप करता है हमारे मशीन के अंदर। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंस है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का। एंड और आरसी क्या हमारा लॉसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या लॉसेस, कोर के अंदर दो लॉसेस होते हैं। पहला कोर लॉसेस में दो लॉसेस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एडी करंट लॉसेस एंड एक हिस्टेरेसिस लॉसेस, ठीक है। एंड एडी करंट लॉसेस पूछ लेते हैं कि एडी करंट लॉसेस क्या होता है। जब भी जैसे कि ये कोई सरफेस है, जैसे कि कोई सरफेस है एंड इसके अंदर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, एक क्या कहते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, तो इसके अंदर क्या है कि ये सरफेस है पूरा का पूरा, इसके अंदर क्या होता है, अभी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसके कारण क्या है कि हमारी सर्कुलर करंट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ये इसी सर्कुलर यही सर्कुलर करंट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये सर्कुलर करंट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण क्या है कि हमारा पावर लॉस होता है, और हीट, यही पावर लॉस हमारा हीट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अब इससे क्या फर्क पड़ता है, एक तो पावर लॉस हो रहा है, दूसरा हीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा डैमेज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ये होता है एडी करंट, जो कि सर्कुलर सर्कुलर करंट हमारे सर्फेस से फ्लो करना चालू कर देता है। एंड इससे बचने का प्रोसेस क्या होता है, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस को हम थिन स्लाइसेस में बांट लेंगे, ऐसे करके। ये स्ट्रिप्स है, इसके अंदर बांट लिया हमने, स्ट्रिप्स में बांट लिया। ये सरफेस है, इसको हमने क्या करा, स्ट्रिप्स में बांट लिया है। ये स्ट्रिप्स में बांट लिया, इसको भी स्ट्रिप्स में बांट लिया। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एडी करंट है, ये बहुत, अब इसको फ्लो करने के लिए बहुत ही कम पाथ की जरूरत है, हमारे पास कम सरफेस है, तो क्या लॉसेस भी कम हो जाएंगे एंड हमारा हीट भी कम ही जनरेट होगा। इसलिए हम इस एडी करंट लॉसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसे। हिस्टेरेसिस लॉसेस में क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉसेस में इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम कोर को, चाहे वो ट्रांसफार्मर की कोर हो, चाहे वो हमारा इंडक्शन मशीन की कोर हो, इस इसके अंदर हम एसी सप्लाई देते हैं, फिर रिमूव करते हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, इसके कारण क्या है कि कोर का मैग्नेटाइजिंग हो रहा है, एंड क्या है, फिर डी मैग्नेटाइजिंग हो रहा है, डी मैग्नेटाइजिंग हो रहा है। तो मैग्नेटाइजिंग भी हो रहा है हमारे पास, डी मैग्नेटाइजिंग भी हो रहा है। इसके कारण क्या है कि जो हमारा इवेंचुअली जो हमारा कोर है, वो हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर दे रहा है। जैसे कि मैं थोड़ा और डीप में समझाऊँ तो, ये ये हमारा मटेरियल होता है, एंड इसके अंदर कुछ सेक्शंस हमारे पास होते हैं, ऐसे करके हमारे पास सेक्शंस हैं बहुत सारे। एंड इसके अंदर डाइपोल्स होते हैं हमारे। एंड अभी कुछ डाइपोल्स की ओरिएंटेशन इस साइड है, किसी की 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 इस साइड है, मतलब अभी रैंडमली हमारा ओरिएंटेड है। अब जैसे ही हम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लगाया, ऐसे करके अब इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया। एंड वापस से मैं बिल्कुल थोड़ा सेम बना देने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है हमारा, तो इससे क्या होगा, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स इस साइड है, तो हमारा जो डाइपोल भी इस साइड इंक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये इंक्लाइन हो गया, इंक्लाइन हो गया, इंक्लाइन हो गया। तो ये अभी डाइपोल सेम डायरेक्शन में इंक्लाइन हो जा रहे हैं। एंड अब जब हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हटा देंगे, तो क्या होगा, जो हमारे डाइपोल्स है वापस से इस पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। बट इसमें से क्या होगा, कुछ कुछ डाइपोल्स हैं वो अपनी अपनी जो अपनी जो डायरेक्शन मेंटेन नहीं करेंगे, मतलब जो हमारी प्रीवियस डायरेक्शन है उसको मेंटेन नहीं करेंगे, बल्कि वो उसी डायरेक्शन में प्रॉपर्ली इंक्लाइन हो जाएंगे। तो क्या है कि इसके कारण क्या है कि हमारी जो कोर है
अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे करके लॉस करना चालू कर देगी, ठीक है। तो उसका प्रॉपरली मैग्नेटाइजिंग वो प्रॉपरली मैग्नेटाइज नहीं होगा और डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, ठीक है। तो उसी को हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं कि कोर हमारे एक तरीके से सैचुरेट हो जाता है, एंड इससे क्या है कि प्रॉपर फ्लक्स हमारा कोर के अंदर स्टेबलिश नहीं होता, जिसके कारण क्या है मशीन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती। हिस्टेरेसिस हिस्टेरेसिस लॉस का एक ग्राफ भी होता है, तो एक मिनट वो ग्राफ कैसे होता है चलो उसे भी ड्रॉ करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा हिस्टेरेसिस लॉस का एक ग्राफ है। तो अब इस ग्राफ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा फ्लक्स डेंसिटी है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमारा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है जिसे हम एच से भी डिनोट करते हैं। तो क्या है कि जैसे जैसे हमारा एम एम बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा एम एम बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। बट एक पॉइंट पे आके हमारा ये सेचुरेशन तक आ जाता है, सैचुरेट होना स्टार्ट हो जाता है कि मतलब जितना अब हम जितना भी एम एम बढ़ाएं हमारा फ्लक्स हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा कोर के अंदर। अब एक बार जब ये सैचुरेट हो गया तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव क्या कहते हैं एमएमएफ को हम कम करना चालू करेंगे, मतलब अब तक यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। क्या करें, हम पीछे जाने की कोशिश करेंगे, और जैसे हम पीछे जाएंगे तो हमारा जो फ्लक्स है वो भी डिक्रीज करना चालू कर जाएगा। बट इस पॉइंट पे आते हैं, जैसे हमारा एमएमएफ हमारा जीरो हो जाएगा, उस पॉइंट पे आते हम देख सकते हैं कि नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारा फ्लक्स है वो जीरो नहीं हो रहा, वो फ्लक्स हमारा जीरो नहीं हो रहा। इसी को हम कहते हैं रिटेंटिविटी। मतलब जैसे कि हम अब हमने इस कोर को इसके ऊपर एक फ्लक्स लगाया और डाइपोल हमारे इंक्लाइंड हो गए, बट अगर हम इस फ्लक्स को हटा दें तो हमारे मोस्ट ऑफ द डाइपोल हमारे अपने प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। बट कुछ डाइपोल हमारे कुछ हमारे डाइपोल वहीं पे उसी डायरेक्शन में रह जाएंगे जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स था। तो उसी प्रॉपर्टी को हम करें रिटेंटिविटी, वही चीज़ हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि वही चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम फ्लक्स को पूरा जीरो कर दें तो कुछ डाइपोल हमारे उस फ्लक्स की डायरेक्शन में इंक्लाइंड रहेंगे, मतलब वो हमारी प्रीवियस लोकेशन पे प्रीवियस ओरिएंटेशन में वापस नहीं है। तो उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं रिटेंटिविटी। क्या बोल रहे हैं हम? रिटेंटिविटी। इसी को हम रिटेंटिविटी कह रहे हैं। एंड इसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव वो लगाते हैं, नेगेटिव फ्लक्स लगाते हैं। अगर हमने जीरो तो कर दिया, जीरो करने पे क्या है कि ये डाइपोल हमारे उससे मतलब प्रीवियस लोकेशन मतलब फ्लक्स वाली डायरेक्शन में ही है, एंड इसको हमारे मतलब प्रीवियस लोकेशन में इसको जीरो करने के लिए आप क्या करते हैं, एक नेगेटिव फ्लक्स लगाते हैं ताकि ये डाइपोल हमारे प्रीवियस ओरिएंटेशन में आ जाए। तो क्या करना है, हम नेगेटिव फ्लक्स लगा रहे हैं, नेगेटिव एम एफ लगा रहे हैं, नेगेटिव एमएफ लगा रहे हैं, तो हमारा ये फ्लक्स डेंसिटी है ये डिक्रीज करना चालू कर जाएगा। तो आते 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 यहाँ पे जीरो हो गया। एंड और हम नेगेटिव करते तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में पूरा का पूरा जो कोर है वो वहाँ पे सेचुरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही सेचुरेशन हो जाएगा फिर दोबारा हम फ्लक्स बढ़ाएंगे, एंड फ्लक्स बढ़ाएंगे तो वापस हम देख सकते हैं कि कुछ डाइपोल्स हमारे वापस से उसी मतलब फ्लक्स के डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए, और प्रीवियस कुछ डाइपोल क्या कहते हैं फ्लक्स की डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए, और बाकी के डाइपोल्स हमारे प्रीवियस ओरिएंटेशन में वापस चले गए। तो इस प्रॉपर्टी को वापस हम रिटेंटिविटी कह रहे हैं। एंड इस जब तक ये फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जा रही है इस पॉइंट को हम कह रहे हैं करेक्टिविटी। क्या कह रहे हैं? करेक्टिविटी। करेक्टिविटी। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम इसे करेक्ट कर रहे हैं इसलिए हम इसे बोलते हैं करेक्टिविटी, एंड इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं रिटेंटिविटी, इसको बोल रहे हैं हम करेक्टिविटी। तो सो आई होप मतलब तुम समझ पा रहे हो इस ग्राफ को, मतलब कुछ और नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो हो गया हमारा करेक्ट, ये हो गया हमारा नोडल ब्रांच जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं और उसको करेक्ट करने के क्या तरीके हैं, एंड हिस्टेरेसिस लॉस क्या होते हैं। मतलब मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग करते करते हमारा कोर सैचुरेट हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि हमारा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। एंड ये होगा नोडल ब्रांच। अब हम देखते हैं रोटर पे। अब रोटर पे क्या है कि हमारा रोटर का लीकेज रिएक्टेंस है, एंड ये रोटर के रेजिस्टेंस है। अब ये दो रेजिस्टेंस हम क्या क्यों देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या शो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है लाइक ये रेजिस्टेंस हमारा मैकेनिकल लोड को शो कर रहा है। पोर्शन ऑफ रोटर रेजिस्टेंस दैट रिप्रेजेंट मैकेनिकल लोड। मतलब क्या है कि जो हमारा रोटर रेजिस्टेंस का वो पोर्शन जो कि मैकेनिकल लोड को रिप्रेजेंट करता है वो ये वाला है, ठीक है। मतलब ये पोर्शन हमारा मैकेनिकल लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने इसको सेपरेटली शो करा है। एंड ये हमारा ये हमारा वो रेजिस्टेंस जो कि मैकेनिकल लोड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये वाला हमारा मैकेनिकल लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने इसको ऐसे अलग से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो ये हमारे पूरा का पूरा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया इंडक्शन मशीन का।
एंड क्या एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे इंडक्शन मशीन में कि हमारे इंडक्शन मशीन में हाई स्टार्टिंग टॉर्क सॉरी हाई इनरेस्ट करंट क्यों होता है। मतलब अब वो भी हम इस इक्विवेलेंट सर्किट से समझ सकते हैं कि वाई हाई इनरेस्ट करंट हमारा लाइक एक मिनट मैं देख लेता हूँ। और सो इंडक्शन मशीन में एक काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन होता है कि हाई इनरेस्ट करंट क्यों होता है इंडक्शन मशीन में। मतलब ये क्या होता है 5 to 7 टाइम्स ये हमारा क्या होता है 5 to 7 टाइम्स हाइयर होता है हमारे नॉर्मल करंट से। ठीक है, नॉर्मल करंट से हमारा 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा होता है हमारा इंडक्स करंट। अब इस इंडक्स करंट को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगी, हमारी जो वाइंडिंग्स हैं इंडक्शन मशीन की, ये वाइंडिंग्स हमारी जल जाएंगी। ये वाइंडिंग्स हमारी जल जाएंगी जिसके जो हम नहीं चाहते। तो अब ये क्यों होता है, इसका रीज़न हमारा इक्विवेलेंट सर्किट में छुपा हुआ है। अब हम देख सकते हैं कि जैसे कि स्लिप, पहले हम स्लिप देखते हैं। स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस माइनस एन आर एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। वाई हाई इंटरेस्ट करंट इंडक्शन मशीन एट स्टार्ट, ये स्टार्टिंग में होता है एट स्टार्ट। जब हम इंडक्शन मशीन को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसके कारण क्या है कि इंडक्स करंट, हाई इंडक्स करंट हमारा वाइंडिंग्स के अंदर फ्लो करता है। तो ये क्यों होता है, एंड ये जो हाई इंडक्स करंट है वो 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा होता है हमारे नॉर्मल करंट से। एंड ये अब ये स्टार्टिंग में क्यों होता है, इसके कारण क्या है कि हमारी वाइंडिंग चल सकती है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा स्लिप पे डिपेंड कर रहा है। तुम देख सकते हो कि स्लिप का फॉर्मूला ये होता है। और स्टार्टिंग में क्या है कि इंडक्शन मशीन चली बिल्कुल स्टेस्ट रेस्ट पे, मतलब जो रोटर स्पीड है हमारा बिल्कुल जीरो है। रोटर स्पीड हमारा जीरो है तो जो हमारा स्लिप है वो हमारा 1 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारा स्लिप 1 होता है। एंड अगर हमारा स्लिप 1 है तो अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट पे ध्यान दें तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट में हम देख सकते हैं कि अ, अगर स्लिप 1 है तो जो हमारा मैकेनिकल लोड है, मैकेनिकल लोड जो है हमारा बिल्कुल जीरो हो चुका है। ठीक है, हमारा मैकेनिकल लोड जीरो हो चुका है मतलब कि जो ओवरऑल इम्पीडेंस है इस पूरे ब्रांच का वो सिग्निफिकेंटली घट चुका है। कि ये जीरो, ये 1 हो गया तो पूरा का पूरा ओवरऑल जो मैकेनिकल लोड, जो रेजिस्टेंस मैकेनिकल लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो जीरो हो गया। इसके कारण क्या है कि जो ओवरऑल इम्पीडेंस है स्टेटर रोटर साइड का, मतलब पूरे पूरे इक्विवेलेंट सर्किट का वो ओवरऑल इम्पीडेंस है वो घट चुका है। तो एस जब एस वन है तो जो मैकेनिकल लोड है, मैकेनिकल लोड मैकेनिकल लोड जो कि क्या है आर टू डैश बाई एस वन माइनस एस, ये क्या है जीरो हो गया। तो इसके कारण क्या है, जो ओवरऑल इम्पीडेंस है, ओवरऑल इम्पीडेंस सर्किट का ओवरऑल इम्पीडेंस वो घट चुका है बहुत ज़्यादा। अब जब भी क्या होता है, ओम्स लॉ जो फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि जो हमारा वी है आई आर के बराबर होगा। तो इसमें क्या है कि हमारा वी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट रखा हुआ है, हमें वी हमारा कांस्टेंट है क्योंकि हमारा सप्लाई हमारा कांस्टेंट है। अब हमारा आर घट रहा है तो इससे क्या होगा कि हमारा आई बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर आर सिग्निफिकेंटली घट रहा है तो आई हमारा बढ़ जाएगा। तो ये रेशियो हमारा ओवरऑल कांस्टेंट हो जाएगा और हमारा वी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि ओवरऑल इम्पीडेंस घट रहा है तो इसके कारण क्या होगा, हमारा इनवर्स करंट, जो हमारा करंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसी को हम इनवर्स करंट कह देंगे। तो ये घट रहा है, मतलब ओवरऑल इम्पीडेंस सिग्निफिकेंटली घट रहा है तो ये हमारा सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि इनवर्स करंट हमारे इंडक्शन मशीन में हाई क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि स्लिप हमारा 1 होता है जिसके कारण क्या हो, जो मैकेनिकल लोड है वो जीरो हो गया। एंड जो ओवरऑल इम्पीडेंस है पूरे के पूरे सर्किट का, पूरे के पूरे इक्विवेलेंट सर्किट का, वो हमारा घट जा रहा है। इसके कारण क्या है कि हमारा इनवर्स करंट बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये एक रीज़न है इनवर्स करंट का। तो आगे, तो हमने अब इनवर्स करंट के बारे में बात कर लिया। अब अ, मतलब कि अगर वर्किंग के बाद मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देना चाहूँगा किसी टॉपिक को इंडक्शन मशीन के अंदर, तो वो है उसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि कभी इंटरव्यू में ज़्यादातर हमारा स्पीड, मतलब ये सब तो पूछा ही जाता है, ये सब तो हमें पता होना ही चाहिए। बट ज़्यादातर हमसे मैक्सिमम जो इंटरव्यू क्वेश्चंस में इंटरव्यू स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स तो डेफिनेटली पूछता है, ये सब पूछेगा, मतलब गारंटी है इसकी। मतलब गारंटी नहीं ले सकते बट हाँ, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो पूछते हैं इंडक्शन मशीन की। तो चलो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। तो बहुत मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे टॉपिक का, इंडक्शन मशीन के टॉपिक का। तो टॉर्क स्पीड कर्व, टॉर्क स्पीड कर्व हम देख सकते हैं
इंडक्शन मशीन का। तो ये टिपिकली हो तो थ्री फेज के लिए बात बात रही है, थ्री फेज टॉर्क, थ्री फेज इंडक्शन मशीन की बात हो रही है। तो चलो ड्रॉ करते हैं एक्सिस पे, एंड ये है हमारा, ये हमारी टॉर्क एक्सिस है, एंड ये हमारा क्या है, स्पीड एक्सिस, ठीक है। एंड स्पीड में भी यहाँ पे जो स्लिप है, स्लिप हमारी यहाँ पे 1 है, क्योंकि रोटर स्पीड हमारे यहाँ पे 0 है, तो स्लिप यहाँ पे 1 है, एंड स्लिप यहाँ पे हमारा 0 है, ठीक है। टॉर्क स्पीड नहीं, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में से बोल सकते हैं, टॉर्क स्पीड नहीं, टॉर्क स्लिप, ठीक है। क्योंकि हम अभी इस एक्सिस पे हम स्लिप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा स्लिप घट रहा है, और यहाँ से हमारा स्लिप घट रहा है, और यहाँ से हमारा स्लिप बढ़ रहा है, ठीक है। स्लिप घट रहा है मतलब स्पीड हमारी, टोटल स्पीड हमारी बढ़ रही है, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एन आर हमारा 0 है, यहाँ पे एन आर हमारा इंक्रीज कर जा रहा है, तो ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं। तो मेनली वैसे बोलेंगे टॉर्क स्लिप कर्व या टॉर्क स्पीड कर्व भी बोल सकते हैं, दोनों ही हमारे करेक्ट वे है, बट ज़्यादा करेक्ट वे हमारा टॉर्क स्लिप है। तो क्या है कि हम देखना बनाना स्टार्ट करते हैं। अब थ्री फेज इंडक्शन मशीन का स्टार्टिंग टॉर्क हमारा कुछ ना कुछ हाई, कुछ ना कुछ होता है, तो ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है। अब वो धीरे धीरे बढ़ना चालू करेगा, एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाएगा टॉर्क, एंड वहाँ से टॉर्क हमारा घटना चालू हो जाएगा, तो वो ऐसे होता है, ठीक है। तो एंड इस पॉइंट पे आके हमारा टॉर्क मैक्सिमम है, टी मैक्स, तो इसको हम बोल देंगे एस मैक्स, ठीक है। तो ये जो एस मैक्स है, एक्स मैक्स हमारा कब होता है, ये पूरी ऐसे पूरी की पूरी प्रॉपर डेरिवेशन होती है, बट उसकी नीड नहीं है हमको, तो हम बस इतना बोल सकते हैं, जो हमारा एक्स मैक्स होता है वो हमारा तब होता है जब हमारा आर टू बाई एक्स टू हो जाता है, मतलब आर टू बाई एक्स टू या आर टू डैश बाई एक्स टू डैश, ठीक है। तो ये हमारा स्लिप मैक्सिमम होता है, तो आर टू डैश बाई एक्स टू डैश भी बोल सकते हैं, और आर टू बाई एक्स टू बोल सकते हैं। इस पॉइंट पर हमारा स्लिप मैक्सिमम होता है, एंड कभी कभार क्या होता है, वो टॉर्क का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं हमसे। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारा थ्री फेज इंडक्शन मशीन का ये होता है, थ्री बाई सिंक्रोनस स्पीड, ये एम है हमारा मैकेनिकल स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिकल स्पीड होती है, एक मैकेनिकल, तो हम मैकेनिकल स्पीड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज का स्क्वायर, आर टू डैश बाई एक्स, आर टू डैश बाई एस एस नोट एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर, एंड ये हो गया हमारा आर टू डैश बाई एस। तो हो गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉर्क हमारा कब मैक्सिमम होता है, जब एस मैक्स हमारा आर टू डैश बाई एक्स टू बराबर होता है, एंड जब हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा जो टॉर्क मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, वो होगा 3/2, मैं ऐसे मतलब तुम ये खुद भी निकाल सकते हो, एंड p1/स्क्वायर अपॉन एक्स टू डैश। तो ये हो गया हमारा टॉर्क मैक्स, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो इंपॉर्टेंट है वो मेंशन कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि टॉर्क, ये टॉर्क है हमारा, ये टॉर्क का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और कब टॉर्क हमारा मैक्स होता है, ये एस मैक्स आर टू बाई एक्स टू, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं जो हमारा टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क है, वो डिपेंड कर रहा है हमारा एस के ऊपर, और वो कैसे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा स्लिप बढ़ेगा, एंड स्लिप बढ़ेगा तो हमारा क्या है कि स्पीड, रोटर स्पीड घटेगा, क्योंकि स्लिप हमारा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो रोटर स्पीड हमारा घटेगा, और जैसे 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 हम क्या कहते हैं रेजिस्टेंस को घटाएंगे, तो रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, स्लिप भी हमारा घटेगा, तो स्लिप हमारा इस साइड शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, और इस साइड हमारा स्पीड बढ़ रही है, इस साइड हमारा स्पीड बढ़ रही है, तो हमारा स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन के अंदर। तो सर हम देख लेते हैं क्या कहते हैं ग्राफ को वापस से। अभी अभी क्या कर रहे हैं हम, दो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, आर टू और आर वन। इसमें आर टू ग्रेटर देन है आर वन से, तो जो रेजिस्टेंस बढ़ा है उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो टॉर्क मैक्सिमम सेम रहेगा, हमारा मैक्सिमम टॉर्क हमारा सेम रहेगा, बट क्या है कि अब हमारा रजिस्टर्स क्या कहते हैं घट चुका है, रजिस्टर ये आर टू ये रजिस्टेंस है, मतलब ये बढ़ गया है, एंड यहाँ पे क्या है आर वन रजिस्टेंस है। तो
क्योंकि यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क तो सेम रहेगा, बट वो कितनी स्लिप पे होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये एस स्लिप है जब हमारा R2 रेजिस्टेंस है, एंड ये स्लिप एस है जब हमारा R1 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मतलब ऐसे भी तुम इसे समझ सकते हो। सो हमारा ये टॉर्क स्लिप कर्व भी हमारा पूरा हो गया। तो ऑलमोस्ट हमने इंडक्शन मशीन कवर कर लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वन सिंगल फेज इंडक्शन मशीन एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन। वो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सिंगल फेज इंडक्शन मशीन भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इससे पहले पूरा थ्री फेज हमने डिस्कस कर लिया। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं।